हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और चैप्टर करने वाले हैं, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल, है ना। इसमें बैलेंस शीट, मेन हेडिंग, सब हेडिंग। बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग कमेंट किया है, कहा है मुझसे कि मैम मेन हेडिंग सब हेडिंग में बहुत प्रॉब्लम आती, कैसे याद करें। तो ये रहा आपके पास सॉल्यूशन। मैंने इसमें ओवरऑल सारी चीजें लिख दी हैं। आपको 3 नंबर प्रिपेयर करने हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है और सिर्फ इस चार्ट से आपके 3 नंबर पक्के हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको याद करना है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको एक एक चीज समझा रही हूं, साथ में याद भी करवा रही हूं, ठीक है। आपको सिर्फ मेरे साथ 20 से 25 मिनट यहाँ पे बातें सुननी है, समझना है और इस चार्ट को आप अपनी कॉपी में बना के देख लो। आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और आपके 3 नंबर भी पक्के हो जाएंगे। इसके अलावा आपको इसमें कुछ नहीं करना है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहले बैलेंस शीट, है ना। हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट चलती थी पहले। कैसे? इधर हम लोग लिखते थे लायबिलिटी और इधर एसेट्स। अब कैसा फॉर्मेट है? वर्टिकली, है ना। शेड्यूल 3 2013 एक्ट के अंतर्गत हमारी बैलेंस शीट वर्टिकल चलती है। बैलेंस शीट की 2 साइड्स होती थी पहले, अब एक ही साइड्स में हमें ऊपर लायबिलिटी का बनाना होता है और नीचे एसेट्स का। क्लियर? ऊपर लायबिलिटी, सबसे पहले याद करो लायबिलिटी में क्या लिखना है। पहले हम सिर्फ लायबिलिटी लिखते थे, अब हम लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। फर्स्ट साइड जिसे हम क्या बोलेंगे? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसके अंदर ध्यान से सुनना, 4 मेन हेडिंग होगी। ये मेन हेडिंग है, एक एक चीज। मेन हेडिंग, फर्स्ट शेयर होल्डर फंड, याद करो। सेकेंड शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, अभी समझा रही हूं मतलब। थर्ड नॉन करंट लायबिलिटी। फोर्थ करंट लायबिलिटी। एक काम करते हैं हम इसको रेड पेन से, तो मैं रेड पेन से सबसे पहले आपकी मेन हेडिंग पे देखो अंडरलाइन करती हूँ। ये है आपकी मेन हेडिंग फर्स्ट, ये सेकंड है, इसके अंदर कुछ नहीं आ रहा है। ये थर्ड मेन हेडिंग है, पहले मेन हेडिंग याद करो। और फोर्थ अभी आपको मैं पूरा याद करवा देती हूँ। 4 नाम कौन से बोलो? फर्स्ट शेयर होल्डर फंड, सेकंड शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। मतलब समझे, आपने एप्लीकेशन पे पैसा तो दे दिया है, बट अभी तक कंपनी ने आपको शेयर्स अलॉट नहीं किए हैं। इसकी कोई सब हेडिंग नहीं है, ये मेन हेडिंग है बेटा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नॉन करंट लायबिलिटी और फोर्थ करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में 4 मेन हेडिंग होती हैं। फिर से, फर्स्ट शेयर होल्डर, सेकंड शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, थर्ड नॉन करंट लायबिलिटी, फोर्थ करंट लायबिलिटी। क्लियर? 4 नाम याद हो गए। असेट्स में सिर्फ 2 मेन हेडिंग होगी, फर्स्ट नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। मैंने क्या कहा, इस वीडियो के बाद आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे, बिल्कुल। तो 6 नाम याद हो गए हमें। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में 4 मेन हेडिंग आती हैं, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट और नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। एसेट्स में 2 आएंगे, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। अब हम सबसे पहले बात करते हैं शेयर होल्डर फंड में क्या क्या चीजें आती हैं। ये सब हेडिंग है, अब मैं इन पे रेड निशान नहीं लगाऊंगी। सब हेडिंग कौन सी हुई? शेयर कैपिटल सब हेडिंग, रिजर्व एंड सरप्लस सब हेडिंग, इधर सब हेडिंग नहीं है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी सब हेडिंग, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट सब हेडिंग, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ये सारी सब हेडिंग्स हैं। सब हेडिंग्स मतलब क्या, अब सुनते हैं। देखिए, कंपनी शेयर्स इशू करती है, इक्विटी शेयर्स भी और प्रेफरेंस शेयर्स भी।
इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स पर कंपनी की इशूड ऑथोराइज कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप कैपिटल, ये सब मैंने आपको बैलेंस शीट में समझाया है शेयर्स में। जब शेयर्स हम इशू करते हैं और यदि लोगों ने सारा पैसा मतलब सारे शेयर्स खरीद लिए हैं और हमें पेमेंट सारा मिल गया है, तो हम लिखते थे सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल, है ना। एक होता है हमने कितना मांगा और एक होता है उन्होंने कितना दिया। तो ये इक्विटी कैपिटल हो, प्रेफरेंस कैपिटल हो, सब्सक्राइब कैपिटल हो, पेड अप कैपिटल हो, कॉल्स इन एरियर हो, शेयर फोरफिटेड हो, नाम याद रखना बेटा। ये सारे मैंने इस चार्ट में पिछले 5 सालों में कैसे कैसे नाम आए हैं वो सारे लिख दिए हैं। ये भी मैंने किया है, जितने भी लास्ट ईयर, उसके लास्ट ईयर, उसके लास्ट ईयर क्या क्या आया है सब मैंने इसमें लिख दिया है। कॉल्स इन एरियर, जब कोई व्यक्ति पैसे नहीं देता है तो हम कॉल्स इन एरियर में डालते हैं। सब्सक्राइब कैपिटल में से माइनस होता है। मेन हेडिंग शेयर होल्डर फंड लिखना। अगर कॉल्स इन एरियर आ जाए तो 2 नाम लिखने हैं, एक मेन हेडिंग और एक सब हेडिंग। मेन हेडिंग में लिखेंगे शेयर होल्डर फंड और सब हेडिंग में लिखेंगे कि लेस सब्सक्राइब कैपिटल। शेयर फोरफिटेड, जब कोई व्यक्ति पैसे नहीं देता है तो हम उसके शेयर्स को फोरफिटेड कर लेते हैं। तो ये किसका हेड है? वही शेयर होल्डर फंड, मेन हेडिंग। सब हेडिंग ये भी सब्सक्राइब कैपिटल में प्लस होता है। बैलेंस शीट याद करो, कॉल्स इन एरियर माइनस और फोरफिटेड प्लस। तो ये लिखना है। सब हेडिंग में क्या लिखोगे? कॉल्स इन एरियर सब्सक्राइब कैपिटल में से लेस होता है और शेयर फोरफिटेड सब्सक्राइब कैपिटल में प्लस होता है। फिर रिजर्व एंड सरप्लस, कोई सा भी रिजर्व आए, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ P&L, डेबिट बैलेंस, यहां लिखा है नहीं लिखा, लिख देती हूं मैं। डेबिट बैलेंस चाहे क्रेडिट बैलेंस बोले, WCR, IFR, DRR, GR, जनरल रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रीमियम रिजर्व, P&L का डेबिट बैलेंस, P&L का क्रेडिट बैलेंस, लॉस ऑन P&L, प्रॉफिट ऑन P&L, कुछ भी इनमें से नाम आ जाए। मेन हेडिंग शेयर होल्डर फंड, सब हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस। याद करो, कोई सा भी रिजर्व, प्रीमियम और P&L का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस कहाँ आएगा बेटा? मेन हेडिंग शेयर होल्डर फंड और इसके सब हेडिंग में क्या आएगा? रिजर्व एंड सरप्लस। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, मतलब पैसे तो रिसीव्ड हो गए हैं लेकिन शेयर्स अभी मतलब कन्वर्ट नहीं हुए हैं। बोनस के रूप में 3 महीने बाद आपको शेयर्स मिलेंगे, ये यही नाम आएगा। इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। यदि आता है कि मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, शेयर 3 महीने बाद आपको शेयर्स मिलेंगे, यही नाम आएगा, इसका कोई अलग से नाम नहीं है। अगर ये लाइन आए तो आप क्या लिखोगे? ये सब हेडिंग है, मेन हेडिंग शेयर होल्डर फंड, मेन होल्डिंग शेयर होल्डर फंड, सब हेडिंग यही है। ठीक, फिर सुनिए, ऐसे इसका भी कोई अलग से नाम नहीं है। यदि आपने पैसे कंपनी को दे दिए हैं बट कंपनी ने अभी तक शेयर्स अलॉट नहीं किए हैं, तो ऐसा अगर यही लिखा हुआ आएगा तो आप इसकी लिखना मेन हेडिंग क्या लिखोगे? शेयर होल्डर फंड। इसकी मेन हेडिंग शेयर होल्डर फंड नहीं, इसकी मेन हेडिंग यही लिखाएगी, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसी में आएगा। फिर अगला नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी मेन हेडिंग है, सब हेडिंग है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म, ये सब हेडिंग है। इसकी मेन हेडिंग भी यही है और सब हेडिंग भी यही है, इसमें अलग से कोई नाम नहीं है, ध्यान रखना। ये नाम आया तो इसी को लिखना शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, यही मेन हेडिंग है। यहां अगर लिखा है डिबेंचर्स तो भाई वो चीजें जिनका पेमेंट 1 साल से बाद, लंबे समय के बाद कंपनी को करना होता है। 2 तरह की लाइबिलिटी होती है, एक लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। देखिए, यदि मैंने किसी से पैसे लिए हैं और उसने कहा कि भाई दे देना आराम से, कोई जल्दी नहीं है क्या बोला उसने?
दे देना जल्दी नहीं है। मतलब मुझे पैसे मिल गए हैं लंबे समय तक यूज करने के लिए, तो वो मेरी कौन सी लायबिलिटी होगी? लॉन्ग टर्म। अब भाई मैंने वापस से पैसे मांगे और सामने वाले ने कहा अरे 2 महीने के अंदर देना है, अरे 6 महीने में लौटाना है। विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर यदि मुझे पैसे लौटाने हो तो वो कहलाती है शॉर्ट टर्म। 2 तरह की उधारी होती है, एक लंबी उधारी जिसे हम बोलते हैं डेप्ट, और एक छोटी उधारी जिसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग सब हेडिंग है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आपका लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जैसे आया लॉन्ग टर्म लोन, पब्लिक डिपॉजिट, बॉन्ड्स, मॉर्गेज लोन, डिबेंचर्स, ये नाम यदि आए तो आप जैसे मान लीजिए उन्होंने लिखा कि पब्लिक डिपॉजिट, इसकी मेन हेडिंग और सब हेडिंग बताइए। तो बेटा सबसे पहले पब्लिक डिपॉजिट काय में मेन हेडिंग नॉन करंट लायबिलिटी, ये इसकी कौन सी हेडिंग होगी? मेन हेडिंग। इतना क्लियर? फिर सब हेडिंग, तो ये पब्लिक डिपॉजिट किसके अंदर आ रहा है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो मैं लिखूंगी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ये इसकी क्या हुई बेटा? सब हेडिंग। अब आई बात समझ में? जो मैंने रेड पेन से निशान किया है ये मेन हेडिंग है, और इनके अंदर जो मैंने नाम लिखे हैं ये सारे ये सब हेडिंग है। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में इतने नाम आएंगे। अब डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ये सब हेडिंग है, यही नाम आएगा, इसके अंदर कोई नाम नहीं है, इसका मतलब मैं अभी बताती हूं। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस या प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, अगर ये लिखा है तो देखो प्रोविजन यानी कि कौन सा? मेन हेडिंग नॉन करंट लायबिलिटी, सब हेडिंग लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। देखिए कंपनी को टैक्स कितना देना है और कंपनी ने कितना टैक्स के लिए अप्लाई किया, पेमेंट किया। कंपनी एडवांस में यदि मान लीजिए टैक्स पे कर देती है, ठीक है, और उसका टैक्स 2 कंडीशन होती है, यहां पर भी आएगा देखना, डिफर्ड टैक्स एसेट्स। मतलब समझिए मुझे 10 लाख का मुझे क्या करना था? टैक्स भरना था, जबकि मैं एक्चुअली में 15 लाख का भर चुकी हूं। 10 लाख देना था और मैंने कंपनी ने एडवांस में 15 लाख टैक्स पे कर दिया, तो कंपनी ने 5 लाख एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया है, यानी कि वो हो गया डिफर्ड टैक्स असेट्स। इसका उल्टा यदि मुझे करना था 15 और मैंने अभी कितना पे किया है? सिर्फ 10, तो मुझे 5 और पे करना है, तो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। सिर्फ आपको इसको डिटेल में नहीं जाना है, कितना टैक्स भरना था और कितना भरा। ज्यादा भर दिया है तो हमारी कंपनी की एसेट्स हो गई, कम किया है तो और पेमेंट करना होगा, तो लायबिलिटी। इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ याद रखना कि डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी यदि आए तो नॉन करंट लायबिलिटी में लिखना, और डिफर्ड टैक्स एसेट्स आए तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में लिखना। ठीक है, ये नहीं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नहीं, नॉन करंट एसेट्स में लिखना। ये सब हेडिंग ही है बेटा, इसके अंदर कोई अलग से नाम नहीं आएगा। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी तो मेन हेडिंग भी नॉन करंट लायबिलिटी, बस इतना ही लिखना, इसकी कोई सब हेड नहीं है। फिर अगला आता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग सब हेडिंग है। सब हेडिंग के अंदर क्या आ सकता है? शॉर्ट टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन रीपेबल ऑन डिमांड। भाई मुझे पैसे दे दे, जब तू मांगेगा तब मैं तुझे वापस रिटर्न कर दूंगी। 6 महीने बाद सामने वाले ने पैसे मांग लिए, हमने पेमेंट किया, तो चाहे शॉर्ट टर्म लोन बोले, बैंक लोन बोले, शॉर्ट टर्म बैंक ओवरड्राफ्ट बोले, लोन रीपेबल ऑन डिमांड बोले, इन सब का लाइन नहीं खींचती हूं, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो गए आप। ये सारी सब हेडिंग है, 1, 2, 3 और 4, इन सब की सब हेडिंग शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। ये सब किसके अंदर आते हैं? शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर।
यदि मान लीजिए क्वेश्चन में आया बैंक ओवरड्राफ्ट, क्या आया बेटा? बैंक ओवरड्राफ्ट, तो अब बताओ इसकी सब हेडिंग शॉर्ट टर्म बोरोइंग, मेन हेडिंग करंट लायबिलिटी। क्लियर? और जिसके अंदर मैंने कोई नाम नहीं लिखा है यानी कि वो वही नाम आएगा, तो मेन हेडिंग भी यही होगी और ये सब हेडिंग भी यही होगी। सब हेडिंग में यही नाम लिखना आप। आया? फिर देखें ट्रेड पेबल, सब हेडिंग, यदि क्रेडिटर्स बोले, बिल पेबल बोले, क्या बोले? बिल पेबल, तो बिल पेबल मेन हेडिंग करंट लायबिलिटी, सब हेडिंग ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में दो चीजें आती हैं, फर्स्ट क्रेडिटर्स, सेकंड बिल पेबल। तो यदि आपसे बोले क्रेडिटर्स तो आप लिखना मेन हेडिंग करंट लायबिलिटी, सब हेडिंग ट्रेड पेबल। आ रही बात समझ में? ये मैंने पूरा चार्ट ही इस तरह से बनाया है कि आप इसको याद कर लीजिए, आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, कॉल्स इन एडवांस, अनक्लेम डिविडेंड, ये नाम हर साल आ रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉल्स इन एरियर, शेयर कैपिटल और कॉल्स इन एडवांस अदर करंट लायबिलिटी। यदि किसी का शेयर होल्डर्स ने मुझे एडवांस में पैसे दे दिए हैं तो वो मेरी क्या बन जाती है? करंट लायबिलिटी। अगर ऐसा लिखा हुआ आया बेटा कॉल्स इन एडवांस, तो आप कहां लिखोगे? मेन हेडिंग करंट लायबिलिटी। ये जितने भी नाम लिखे हुए इनकी मेन हेडिंग है करंट लायबिलिटी और सब हेडिंग अदर करंट लायबिलिटी। अनक्लेम्ड डिविडेंड, सामने वाले ने अभी डिविडेंड मांगा ही नहीं है, अनक्लेम्ड है, अभी देना बाकी है, तो अदर करंट लायबिलिटी, सब हेडिंग मेन हेडिंग करंट लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जिसमें आता है प्रोविजन फॉर टैक्स। यदि मान लीजिए आपको ऐसा लिखा प्रोविजन फॉर टैक्स, तो मेन हेडिंग करंट लायबिलिटी और सब हेडिंग शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अच्छा, डिबेंचर्स, कहीं मैंने देखा है बुक में एक दो जगह लिखा है मैच्योर्ड डिबेंचर्स, क्या लिखा है? मैच्योर्ड। तो ध्यान रखना, अगर मैच्योर्ड डिबेंचर्स बोले तो वो अदर करंट लायबिलिटीज में डालना और करंट लायबिलिटी मैच्योर्ड, ठीक है। फिर आते हैं हम ये लायबिलिटीज। अब इसी तरह से असेट्स, एसेट्स में सिर्फ दो मेन हेडिंग होगी, एक नॉन करंट एसेट्स और एक करंट एसेट्स। सबसे पहले ये याद करो, एक नॉन करंट एसेट्स और एक करंट एसेट्स। वो एसेट्स जिन्हें कैश में कन्वर्ट करने में विद इन 12 मंथ से ज्यादा लगते हैं, मोर देन 1 ईयर से ज्यादा लगते हैं, वो कहलाती हमारी नॉन करंट एसेट्स। और जो जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो जाती है विद इन 12 मंथ, वो करंट एसेट्स। अब पहले सब हेडिंग की बात करते हैं। मेन हेडिंग तो ये है, सब हेडिंग प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, जिसमें टेंजिबल क्या क्या नाम हो सकते हैं? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, है ना, ये सारे नाम हो सकते हैं। मोटर व्हीकल, हॉर्स एंड कार्ट्स, घोड़ा गाड़ी, कोई भी नाम यदि आता है तो उसकी मेन हेडिंग लिखोगे नॉन करंट एसेट्स। क्या लिखोगे बेटा? नॉन करंट एसेट्स। और सब हेडिंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्या लिखोगे? प्रॉपर्टी एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट। फिर इंटेंजिबल एसेट्स, सब हेडिंग हो गया। कौन कौन सी होती है इंटेंजिबल? फिक्स एसेट्स, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, माइनिंग राइट्स, खदानों पे अपना अधिकार, पेटेंट्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सारी फिक्स एसेट्स हैं। लेकिन कौन सी? इंटेंजिबल। इनमें से यदि कोई नाम आया, नाम याद करो, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, माइनिंग राइट्स, पेटेंट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। फिर कह रही हूं, मैंने पिछले 5 साल के पेपर्स को सारा देखकर ये सारे नाम डाले हैं। अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, 3 नंबर कहीं नहीं जा रहे। तो ये सारी चीजें की मेन हेडिंग आएगी नॉन करंट एसेट्स और इनकी सब हेडिंग आएगी इंटेंजिबल एसेट्स। फिर ये सब हेडिंग ही है बेटा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, काम कार्य प्रगति पर है
या कोई असेट जो अंडर डेवलपमेंट है, यदि यही नाम आया तो उसकी मेन हेडिंग लिखना नॉन करंट एसेट्स। इनका डिटेल नहीं लिखना है, इनके डिटेल में कुछ नहीं है। फिर आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। क्या आता है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस या तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में डाल देना, ठीक है, सब हेडिंग में मत डालना। इन्हें ये नाम आ गया कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ही डाल देना नॉन करंट एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स ये भी इसी में आ जाएगा, सबकी मेन हेडिंग हो जाएगी नॉन करंट एसेट्स और सब हेडिंग हो जाएगी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसी में डाल देना। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जैसे आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, तो उसको बोलेंगे, यदि इस तरह से कोई नाम आ गया तो आप उसकी मेन हेडिंग डालेंगे नॉन करंट एसेट्स। फिर से कह रही हूं, ए लिखा है मैंने, ये नाम आ गया वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, मेन हेडिंग लिखना नॉन करंट एसेट्स और सब हेडिंग डाल देना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, टेंजिबल इंटेंजिबल। अगर शेयर इन लिस्टेड या इन्वेस्टेड या कहीं पे भी इन्वेस्टेड वर्ड आ गया तो ध्यान रखना नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सब हेडिंग और मेन हेडिंग नॉन करंट एसेट्स। ये जितने भी नाम है बेटा, ये सारे नाम नॉन करंट एसेट्स में ही आ रहे हैं। फिर डिफर्ड टैक्स अभी मैंने बताया था, हम लोग ज्यादा पे कर चुके हैं जबकि उतना टैक्स बना ही नहीं है, एडवांस में फील कर दिया, तो डिफर्ड टैक्स असेट्स। मेन हेडिंग नॉन करंट एसेट्स, सब हेडिंग यही लिखना। फिर लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, देखिए इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। लॉन्ग टर्म लोन यानी कि हमने सामने वाले से लोन लिया है। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, एडवांसेस वर्ड यदि आ गया साथ में, हमने सामने वाले को लोन दिया है, लिया नहीं है बल्कि पे किया है, तो वो हमारी असेट्स हो गई है। अगर एडवांसेस आ जाए तो ध्यान रखना वो असेट्स में आएगा। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस जैसे कैपिटल एडवांस, मैंने किसी को कैपिटल एडवांस पे कर रखी है, दे रखी है, तो ये लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस में आएगा। मेन हेडिंग नॉन करंट एसेट्स। अदर नॉन करंट एसेट्स यदि लिखा हो अदर नॉन करंट एसेट्स, तो भाई नॉन करंट एसेट्स इसकी कौन सी हेडिंग होगी? मेन हेडिंग। फिर आते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स मेन हेडिंग। करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट आता है, इन्वेंट्रीज आता है, ट्रेड रिसीवेबल आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आता है, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस आता है और अदर करंट एसेट्स आती है। ये सारी सब हेडिंग हुई। अब इनके अंदर करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी, आपने कोई मार्केटेबल सिक्योरिटीज ले रखी है, म्यूचुअल फंड्स हैं यदि आपके शॉर्ट टाइम पीरियड के, तो वो करंट इन्वेस्टमेंट कहलाएंगे। अगर ये नाम दिया तो सब हेडिंग लिखना करंट इन्वेस्टमेंट, मेन हेडिंग लिखना करंट एसेट्स। यदि स्टॉक, लूज टूल्स, स्पेयर पार्ट्स यदि लिखा है तो वो इन्वेंट्री में आता है, तो इन्वेंट्री हुई सब हेडिंग और मेन हेडिंग हुई करंट एसेट्स। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स आते हैं, बिल रिसीवेबल आते हैं, या कभी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट आ जाए तो आप लिखना कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो है वो मेन हेडिंग करंट एसेट्स है और सब हेडिंग में आप लिख देना लेस ट्रेड रिसीवेबल। क्यों? क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट डेटर में से माइनस होता है, तो सब हेडिंग में लिखना लेस ट्रेड रिसीवेबल। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट किस में आएंगे? लेस ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, यदि ट्रेड रिसीवेबल लिखा है तो भी कंसीडर कर लेंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यदि बैंक लिखा है तो बैंक भाई हमारा, आपके पास पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, चेक इन हैंड है, तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा। सब हेडिंग, मेन हेडिंग करंट एसेट्स। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस है, करंट एसेट्स में आएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम है तो अदर करंट एसेट्स, सब हेडिंग, मेन हेडिंग करंट एसेट्स। तो देखा आप लोगों ने, थोड़ा सा 2 से 3 बार भी यदि आप वीडियोस को ध्यान से सुनते हैं और इस चार्ट को याद करते हैं तो डेफिनेटली 3 नंबर कहीं नहीं जाते। आपकी मेन हेडिंग्स कौन कौन सी हैं? शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट,
नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। ये नीचे के कोई भी नाम यदि आते हैं तो ये वाले सारे नाम नॉन करंट एसेट्स में आ रहे हैं, ये करंट एसेट्स में आ रहे हैं। और जिनमें मैंने इनके अंदर की चीजें लिखी हैं ये नाम अधिकतर एग्जाम्स में आए हैं, इसलिए जहां जहां मैंने जिसके साथ ये नाम डाले हैं ये सारे नाम याद करने हैं, इन्हीं में से आपका आएगा। फॉर एग्जाम्पल एडवांस इनकम, बताइए एडवांस इनकम, मैंने पैसे एडवांस में ले लिए, करंट लाइबिलिटी मेन हेडिंग, अदर करंट लाइबिलिटी सब हेडिंग। अगर आया डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी तो भाई डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी मेन हेडिंग नॉन करंट लाइबिलिटी और सब हेडिंग यही लिख देंगे, या फिर डैश छोड़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बैंक, बैंक आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, सब हेडिंग मेन हेडिंग करंट एसेट्स। क्लियर? लूज टूल्स, लूज टूल्स किस में आता है? इन्वेंट्री में, तो लूज टूल्स इन्वेंट्री सब हेडिंग मेन हेडिंग करंट एसेट्स। इस चार्ट से आप सारे आंसर्स निकाल सकते हैं, तो जल्दी से इसकी प्रिपरेशन कर लो। और लगता है कि आज मैंने आप लोगों के लिए कुछ मेहनत की है, आपको ये लिखकर समझाया है। यदि आप लोगों को समझ में आया हो, आपको इस चार्ट से हेल्प हो रही हो, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।